that is chronic obstructive pulmonary disease। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इसके दो पार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट इज chronic bronchitis, सेकेंड इज emphysema। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में जो प्रॉब्लम होगी कंडक्शन पाथवे की होगी, है ना। तो डैमेज ऑफ कंडक्शन पाथवे, that is up to terminal bronchioles। यहाँ पे हमें जो मेन सिम्टम मिलेंगे वो कफ विद स्प्यूटम मिलेगा, कफ विद स्प्यूटम, और ये मेन सिम्टम हो गया। इसके अलावा यहाँ पे साइनोसिस मिलेगा, तो हम लोग कह देते हैं दीज आर फ्लू ब्लॉटर्स। प्रेटी इजी है ये। इसी टाइप से एम्फाइसिमा की बात हम लोग कर लेते हैं। एम्फाइसिमा में हम लोगों ने देख लिया था, यहाँ पे डैमेज होगा रेस्पिरेटरी यूनिट्स का, मतलब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड बिलो। लिख लेते हैं डैमेज टू रेस्पिरेटरी यूनिट्स, दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल प्लस एल्वियोलर डक्ट प्लस एल्वियोलाई, कलेक्टिवली नोन एज साइनस। और यहाँ पे जो आपका फीचर आएगा, यहाँ पे साइनोसिस नहीं मिलेगा, प्लस एक्सपिरेशन प्रोलॉन्ग रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं ये चीज है पिंक पफर्स, पिंक पफर्स। इतनी चीजें जानने के बाद एक चीज और देख लेते हैं जो दोनों को और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेगा। पार्शियली रिलीव्ड बाय नेबुलाइजेशन, पार्शियली रिलीव्ड बाय बीटा एगोनिस्ट, है ना। नो रिलीफ ऑन नेबुलाइजेशन विद बीटा 2 एगोनिस्ट। अब आगे आपको पैथोफिजियोलॉजी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां तक हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं सीओपीडी की, यहाँ पे सीओपीडी को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इज अ डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपिरेटरी एयर फ्लो लिमिटेशन। तभी तो हम लोग कह रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है जो कि एक्सपिरेशन को ज्यादा हैम्पर करेगा। कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपायरेटरी एयर फ्लो limitation that is not fully reversible, that is not fully reversible। अगर यही एज्मा होता तो हम लोग बीटा एगोनिस्ट से नेबुलाइज करते और वो बिल्कुल पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो जाता, है ना। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि सीओपीडी है, नेबुलाइज करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए, हो सकता है बिल्कुल कोई रिलीफ ना मिले। आगे वाली लाइन लिख लेते हैं, द डायग्नोसिस इज कंफर्म्ड बाय स्पायरोमेट्री, द डायग्नोसिस इज कंफर्म्ड बाय स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं इसके पहले, है ना। और यहाँ पे जो क्लू मिलता है हमें, क्लू फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज, क्लू का मतलब ये है कि जो आपका FEV1 है वो काफी कम हो जाएगा। FEV1 दैट इज फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड, ये आपका लेस देन 80% हो जाएगा। और इसके अलावा हम लोगों ने FEV1
और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी का रेशियो देख लिया था, ये आपका लेस देन 70 to 75% हो जाएगा। तो चाहे यहाँ पे हम लोग एम्फाइसेमा देखें चाहे सीओपीडी देखें, दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन में जो आपका पैसिव प्रोसेस था दैट इज एक्सपिरेशन, वो हैम्पर हो रहा था। एक्सपिरेशन और ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने में लग जाएगा। तो जो फर्स्ट सेकेंड में फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम था जो एक्सपेक्टेड था 80% से ज्यादा होगा, वो 80% से कम हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग फोर्स वाइटल कैपेसिटी के टर्म्स में रेशियो में लेके देखेंगे तो और ज्यादा कम मिलेगा, लेस देन 70 to 75%, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा सेपरेट वे में किस तरीके से होते हैं, क्योंकि कंपोजिट वे में तो इतने सारे फीचर्स आपको सीओपीडी के फॉर्म में एक्सप्लेन हो जाएंगे। नई हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ज्यादातर चीजें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन कोई अगर डिफिनीशन की बात हो तो वो एग्जैक्टली आपको वही बोलनी है जो कि गाइडलाइंस ने दी हैं। डेफिनीशन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में लिखिए, इट इज डिफाइंड एज कंडीशन associated with excessive tracheobronchial mucus। एक्चुअली होता भी ये है कि जब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है तो इतना ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है, मैंने डायग्राम भी दिखाया था कि आपके एयरवे पैसेजेस ब्लॉक हो जाते हैं इसकी वजह से, है ना। म्यूकस प्रोडक्शन टू कॉज कफ। अब आपके जो एयरवेज होंगे वो इरिटेटेड फील करेंगे, फिर एक कफ रिफ्लेक्स होगा जिससे वो इस चीज को बाहर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, बिल्कुल मैंने कहा यहाँ कफ विद एक्सपेक्टोरेशन प्राइमरी कंप्लेन होगी, लेकिन ये तो किसी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी हो सकता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक तरह से देखा जाए तो कोई इन्फेक्टिव डिसीज नहीं है, स्मोकिंग कोई करता होगा या इन्फेक्शन किसी को बार बार हो रहा होगा या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगी, तब ऐसा कुछ होगा कि जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा हाइपरट्रॉफीड हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कफ विद एक्सपेक्टोरेशन at least 3 months of the year for more than 2 consecutive years, for more than 2 consecutive years। देखिए ये डेफिनेशन बहुत कुछ कहती है। इस डेफिनेशन के अलावा के अकॉर्डिंग कि अगर किसी को 2-3 महीने तक कफ आया साल भर में मिला के, और लगातार 2 साल से उसको इसी तरीके से लगभग 3-3 महीने कफ रहता है साल भर में, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी डिसीज है जो इन्फेक्शन के बियॉन्ड है, क्योंकि कोई इन्फेक्शन होगा तो आप उसे ट्रीट कर दोगे, इतना लंबा नहीं चलना चाहिए, चाहे बैक्टीरियल हो या वायरल हो। चीफ कंप्लेंट क्या यहाँ है, निमोनिया नहीं है, केवल वो कफ कर रहा है और कफ के साथ स्प्यूटम आ रहा है। आगे चल के अगर ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो ब्रेथलेसनेस भी होने लगेगा, लेकिन जो ब्रेथलेसनेस वाला पार्ट है, डिस्निया वाला पार्ट है, वो मेनली आपके एम्फाइसेमा में मिलेगा। ठीक है, तो हमने अभी डेफिनेशन के पार्ट पे केवल इतना देखा है, किसी को एक क्रॉनिक कफ आ रहा हो जो 3 महीने से ज्यादा चले, अगर 1 साल की बात करें इन टोटल, और ऐसा केवल 1 साल ना हुआ हो, कम से कम 2 साल हुआ हो या हर साल होता हो, 5-6 साल से यही ट्रेंड दिख रहा हो, इसका मतलब जो उसके ब्रोंकियोल्स हैं, जो ब्रोंकस हैं, वो थोड़े से हाइपर एक्टिव हैं। कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट होते रहते हैं और एयर आपके रेस्पिरेटरी यूनिट्स तक नहीं पहुंच पाती है। तो एज ए डेफिनेशन इतना मेरे ख्याल से काफी है। इसके अलावा आप लोग इंसिडेंस लिख लीजिए इस डिसीज का। इंसिडेंस, इंसिडेंस की बात किया जाए तो ये मेल्स में ज्यादा होता है। कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजन ऐसा नहीं है कि मेल्स में ज्यादा हो, लेकिन क्या कहते हैं, मेल्स स्मोकर ज्यादा होते हैं फीमेल के कंपैरिजन में। मैंने कोई स्टडी ऐसी नहीं की है, पीते तो सभी लोग हैं, लेकिन मेल्स में डिसीज ज्यादा होती है, मेरे ख्याल से मेल्स
थोड़ा ज्यादा पीते हैं, ठीक है, तो लिख लेते हैं मोर कॉमन इन मेल्स। एक दिन मैंने स्मोकिंग के बेनिफिट्स भी बताए थे, उसको कोई लोग ट्राई मत करना, क्योंकि स्मोकिंग से नुकसान ज्यादा है और बेनिफिट कम है, पर्टिकुलरली इन स्मोकर्स। स्मोकिंग आपकी पैसिव भी हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है। मैंने आपको एक दिन बताया था पैसिव ज्यादा हार्मफुल होता है। पैसिव का ये मतलब है कि आप यूजुअली स्मोक नहीं करते हो, लेकिन आपके आसपास कोई स्मोक कर रहा है, तो वो एक्टिव स्मोकर है, आप पैसिव स्मोकर हो। आप उस सब्सटेंस के यूज टू नहीं हो, वो सब्सटेंस आपको ज्यादा हार्म कर सकती है, ठीक है। और प्लस जो पी रहा होता है वो फिल्टर्ड पी रहा होता है, आप विदाउट एनी फिल्टर पीते हो। तो इंसिडेंस की बात किया जाए तो मोर कॉमन इन मेल्स, अक्सर ये एडल्ट की डिसीज है, बच्चों में ये डिसीज कम होती है, ठीक है। मेनली ऑफ मिडिल या लेट एडल्ट लाइफ, मिडिल और लेट एडल्ट लाइफ, एडल्ट लाइफ। तो इतनी इंसिडेंस की बात रही। और अगर इटियोलॉजी की बात किया जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे है वो सिगरेट स्मोकिंग है। इसके अलावा आजकल पॉल्यूशन वगैरह, पॉल्यूशन बहुत है। कुछ लोग ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, बहुत स्मोक और फ्यूम में काम करते हैं। कहीं कहीं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। कुछ लोगों को अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इटियोलॉजी लिख लेते हैं। सबसे ऊपर हम लोग लिखते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग, स्मोकिंग के हार्म्स में आएगा। बेनिफिट एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि स्मोकिंग का बेनिफिट भी कुछ होता है, जिसमें आपको एंडोमेट्रियोसिस बताया गया था, एल्जाइमर डिसीज बताया गया था और अल्सरेटिव कोलाइटिस बताया गया था, है ना। तो याद रखना, बाकी तो सब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स में आएंगे। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग के अलावा एयर पॉल्यूशन मान लीजिए कहीं बहुत है, एयर पॉल्यूशन, या जैसे डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा है, या आप कह सकते हो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। कुछ लोग फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, है ना, कुछ लोग फील्ड वगैरह में काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा वहां पे डस्ट और पॉलन ग्रेन्स ये सब रहते हैं। इसके अलावा एक और लिख लीजिए, कुछ लोगों में फेमिलियल ट्रेंड भी देखा गया है, फेमिलियल प्रीडिस्पोजिशन। और इसके अलावा अगर किसी को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा हो, रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, थोड़ा बहुत किसी तरह से आपका ब्रोंक्यूल हील हुआ है तो इन्फेक्शन उसे गड़बड़ कर दे रहा है। किसी में फैमिली हिस्ट्री है तो जेनेटिकली उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं, एयर पॉल्यूशन है, स्मोकिंग है। आजकल एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था कोरोना के पहले, है ना। तो अब धीरे धीरे रेस्पिरेटरी डिसीजेस बढ़ रही हैं। पहले जो एडल्ट में मिलती थी अब वो छोटी एज ग्रुप में भी मिलने लगी हैं। कैसे ये सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आपके लंग को डैमेज करेंगे और कैसे ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कराएंगे, आइए देखते हैं पैथोजेनेसिस में। पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो मैंने कह दिया है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लंग डिसीज है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लंग में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। और मैंने ये भी डिमार्केट कर दिया है कि ये जो प्रॉब्लम हम लोग क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पढ़ रहे हैं, ये कंडक्शन पाथवे की डिसीज है, मतलब अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो बना लेते हैं, दिस इज ट्रैकिया। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकस, फिर उसके बाद आपके सेगमेंटल ब्रोंकस स्टार्ट हो जाएंगे। राइट में हम लोग 3 बना लेते हैं, लेफ्ट का अंडरस्टूड है 2 रहेगा। ये आपके सेगमेंटल ब्रोंकस हो गए, सेगमेंटल या टर्सरी। उसके बाद अब ये डिवाइड करेंगे आगे चल के, ये आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गए।
टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। यहाँ तक मैंने कहा था कि केवल कंडक्शन हो रहा है, अभी डिफ्यूजन ऑफ गैस नहीं हो रहा है, आई मीन देयर इज नो ऑक्सीजन एक्सचेंज। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है इन ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स के वॉल में, जिसकी वजह से ये वॉल्स आपकी मोटी हो जा रही हैं और एयरवे के लिए जो स्पेस चाहिए वो कम हो जा रहा है, तो ऐसे केसेस में आपका ऑब्स्ट्रक्शन इतना होगा कि इंस्पिरेशन तो चलो कोशिश करके आप कर लोगे, एक्सपायर नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कहते हो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और ये इतना पाथवे है, कंडक्टिंग पाथवे, कंडक्टिंग पाथवे। यहाँ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, किसी टाइप का हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस है कि स्मूथ मसल्स आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जा रही हैं, तो आप कहते हो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इसी के आगे हम लोग और थोड़ा सा डायग्राम एक्सटेंड कर लेते हैं। फिर यहाँ से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल शुरू हो जाएगा। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल मैंने बताया कि आपको एल्वेलाई थोड़े बहुत मिलने शुरू हो जाएंगे, फिर इसी तरीके से ढेर सारे एल्वेलाई मिलने लगेंगे और फिर आगे चल के एल्वेलाई के गुच्छे भी मिलने लगेंगे आपको। ठीक है, तो ये पार्ट आपका हो गया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ये पार्ट आपका हो गया एल्वियोलर डक्ट, ये पार्ट हो गया आपका एल्वियोलाई। तीनों को मिला दीजिए, एसाइनस और रेस्पिरेटरी यूनिट। यहाँ पे मतलब गैसियस एक्सचेंज होगा। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप कह देते हो दिस इज एम्फाइसेमा। सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपका रेस्पिरेटरी ट्री होता है, कहाँ तक आपका गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, कहाँ तक केवल कंडक्शन पाथवे होता है। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये क्लियर कट है कि ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कराएगा। इसके नीचे कोई प्रॉब्लम है तो आपका एम्फाइसेमा होगा, है ना। अब देख लीजिए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी में, ये देख लीजिए मैंने मान लीजिए बना दिया आपका ये आपका एक ब्रोंक्यूल, ठीक है, ये आपका एक ब्रोंक्यूल है, ब्रोंक्यूल। अब देखिए मैंने कहा है कि अगर किसी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है तो कहीं ना कहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन होना है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और हमने यहाँ पे कह दिया है कि अभी कंडक्शन पाथवे तक कोई प्रॉब्लम है, कंडक्शन पाथवे तक कोई प्रॉब्लम है, मतलब अगर ये आपकी वॉल्स चेंज होके और मोटी हो जाएं, एक वॉल ये हो गया और दूसरी वॉल ये हो गई। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जो वॉल है ब्रोंकियल वॉल, इसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है, हाइपरट्रॉफी। और जो ल्यूमेन है ये नैरो हो गया है, ल्यूमेन नैरो। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एयर के लिए स्पेस है वो कम हो जाएगा, है ना। अब पहले इतने एयर अंदर जा सकती थी, अभी देख लीजिए हार्डली एक करंट अंदर जा पा रही है। तो यहाँ पे जो ब्रोंकियल वॉल होती है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अब ब्रोंकियल वॉल की बात करें तो उसमें कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं मेनली, और दूसरी चीज उसमें होती है आपकी गॉबलेट सेल्स या म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, है ना, म्यूकस सेल्स। तो देख लेते हैं, अब हम लोग इसी की और डिटेल्ड स्टडी देख लेते हैं। मैंने कह दिया है कि यहाँ पे ढेर सारे म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होंगे। ल्यूमेन मैंने जानबूझ के बहुत ही नैरो कर दिया है। तो यहाँ पे जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं इनका नंबर पहले बहुत कम होता है और अभी देखिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनर साइड में ज्यादा रहेंगे ल्यूमेन के पास। यहाँ पे जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, पहले बहुत कम थी। तो इन म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स की वजह से वॉल इसकी काफी मोटी हो जाएगी और इनवर्ड ग्रो करेगी।
और ये ढेर सारा इसमें म्यूकस भी सिक्रीट कर देंगे। तो जो आपका पाथवे है, एयरवे पाथवे, वो लगभग यहाँ पे देखिए ब्लॉक होता नजर आ रहा है। एक तो नैरो हो गया था, दूसरा ब्लॉक हो गया है। तो इंसान ये चाहेगा कफ रिफ्लेक्स से कफ करके इनको सबको बाहर कर दिया जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम से। इसीलिए अगर किसी को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एक तो एयरवे स्पेस कम बच गया है इसमें कि आगे एयर जा नहीं पा रही एल्विलाई तक। दूसरा इसमें क्या है कि स्प्यूटम बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है, एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकस। तो म्यूकस के प्लग बन जा रहे हैं, म्यूकस के प्लग बन जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हाइपरट्रॉफी हो जा रहा है किसका, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स का, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। ढेर सारी म्यूकस की सेल्स हो गई हैं ऑफ म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं वॉल में बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो वॉल मोटी हो गई है। प्लस ये ढेर सारा म्यूकस सिक्रीट करके ल्यूमेन में डाल दे रहे हैं जहां से एयर जानी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ल्यूमेन नैरो हो गया है ना, और ये वॉल इसकी थोड़ी सी थिक हो गई है, स्पेस कम हो गया है। तो हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को एक लाइन में ऐसे याद करते हैं कि वॉल थिक हो गई है और ल्यूमेन नैरो हो गया है। मतलब वॉल में जो भी चीजें हैं वो बढ़ रही हैं, ल्यूमेन में जो भी चीजें हैं कम हो रही हैं। तो एक निमोनिक याद कर लीजिए, कुछ ज्यादा ही इजी है ये। निमोनिक में देख लीजिए, वॉल कंटेंट इंक्रीज, ल्यूमेन कंटेंट डिक्रीज, ल्यूमेन कंटेंट डिक्रीज। देखिए ल्यूमेन में ऐसा नहीं कि केवल एयर ही जाती है, 10 पार्टिकल आएगा तो कुछ सीलिया होते हैं, वो उसको बाहर वाइप आउट कर देते हैं। देख लेते हैं, इसको सिंपल बना देते हैं। वाल में म्यूकस ग्लैंड्स आपकी बढ़ गई, 2 वाल हो गई। तो ये आपकी हाइपरट्रॉफीड हो गई वॉल्स। ल्यूमेन आपका कम हो गया, पतला हो गया, ल्यूमेन आपका कम हो गया। इसके अलावा यहाँ सीलिया होते हैं, जैसे मान लीजिए गलती से डस्ट पार्टिकल हो गया, तो सीलिया लोग यहाँ से हेल्प करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल है धीरे 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 ऊपर की तरफ बाहर कर दें उसको, ठीक है, ताकि वो नेजोफेरिंग्स में आए, या हम लोग कफ आउट कर दें, या वहां से ओरोफेरिंग्स जाए हम लोग उसको निगल लें। ये सीलिया आपके कम हो जाएंगे। और ये जो ल्यूमेन है ये सीलिया है। सीलिया का काम होता है कि ये म्यूकस को बाहर पुश करते रहें, सीलिया। सीलिया डिक्रीज हो जाते हैं और ल्यूमेन में स्पेस डिक्रीज हो जाता है, ल्यूमेन स्पेस डिक्रीज हो जाता है। लेकिन वॉल की बात करें, वॉल में क्या होगा, नंबर ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं। तो वॉल आपकी मोटी हो जाती है, कह सकते हैं वॉल हाइपरट्रॉफी ड्यू टू increased number of mucus glands, increased number of mucus glands। ध्यान से देखिएगा, अगर ये वॉल पहले म्यूकस ग्लैंड्स कम थे, अभी म्यूकस ग्लैंड्स आपके ज्यादा हो गए हैं, तो एक थिकनेस होती है, हम लोग कहते हैं कि द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ म्यूकोसल ग्लैंड्स टू द ब्रोंकियल वॉल। जैसे ये पहले ग्लैंड्स कम थे और ये ब्रोंकियल वॉल और पतली थी, इसकी वजह से ब्रोंकियल वॉल आपकी मोटी हो गई है। तो अगर हम लोग ये देखें कि ग्लैंड्स का और वॉल का जो रेशियो था वो 50% से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब ग्लैंड वहां पे हाइपरट्रॉफीड है। एक लाइन लिखते हैं फिर समझते हैं, द रेशियो ऑफ थिकनिंग ऑफ द सब म्यूकोसल ग्लैंड्स टू दैट ऑफ bronchial wall is expressed as
रीड इंडेक्स, याद रखना ये भी पीजी में पूछा जाता है। रीड इंडेक्स, तो अगर किसी में सब म्यूकोसल ग्लैंड्स ज्यादा हो जाएंगी तो जो ग्लैंड्स की वजह से थिकनेस है और जो टोटल ब्रोंकियल वॉल की थिकनेस है, ये ग्लैंड थिकनेस आपकी 50% से ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ये रीड इंडेक्स होता है क्रॉनिक 50% से ज्यादा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में जो रीड इंडेक्स है ये कितना हो जाता है, ग्रेटर देन, रीड इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0.51। ठीक है, मतलब ये 50% से ज्यादा हो गया, 51% से ज्यादा हो गया इनफैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कहना यही था कि अगर आप वाल की बात लोगे तो वाल में चीजें बढ़ेंगी, नंबर ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स बढ़ेगा और वाल की मोटाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ल्यूमेन की बात करें तो सीलिया कम हो जाएगा और दूसरी चीज स्पेस कम हो जाएगा। तो जब हम स्मोक करते हैं तो ये सीलिया हमारे डैमेज हो जाते हैं। लिख लेते हैं, डैमेज ड्यू टू स्मोकिंग, ड्यू टू स्मोकिंग। ठीक है, तो ये इतनी पैथोफिजियोलॉजी की बात रही कि वॉल आपकी मोटी हो जाती है, ल्यूमेन आपका नैरो हो जाता है। ल्यूमेन नैरो हो जाता है, उसके अंदर जो सीलिया थे वो भी आपके स्मोकिंग की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो जाते हैं, है ना। स्मोकिंग और इन्फेक्शन, तो हम लोग समझ गए हैं। यहाँ पे अगर किसी को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रहा है तो ढेर सारा म्यूकस अंदर इकट्ठा हो जाएगा। ढेर सारा म्यूकस अगर इकट्ठा हो जाएगा तो इंसान उसको कफ आउट करने की कोशिश करेगा, और म्यूकस है तो कफ इसका ड्राई नहीं रहेगा, कफ इसका स्प्यूटम से एसोसिएटेड रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो प्राइमरी साइन एंड सिम्टम में हम लोग देखेंगे, दैट विल बी कफ अलोंग विद म्यूकॉइड स्प्यूटम। और अगर कोई स्मोक करता है या बार बार इन्फेक्शन होते हैं तो ये जो सीलिया आपके होते हैं डैमेज हो जाते हैं। मैंने कह दिया, जब भी हम एयर इनहेल करते हैं तो एयर के साथ आपका क्या जाता है, थोड़ा बहुत डस्ट चले जाते हैं या पार्टिकुलेट मैटर चला जाता है, जिसको हमें धीरे धीरे वापस लंग से बाहर निकालना है। तो ये सीलिया आपके आउटसाइड डायरेक्शन में बीट करते रहते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो एक्स्ट्रा कोई भी पॉल्यूटेंट होगा वो बाहर निकलता रहेगा। लेकिन जब हम स्मोक करेंगे तो इसीलिए आपके डैमेज हो जाएंगे। जब यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल आएगा तो म्यूकस का सिक्रीशन और बढ़ जाएगा। तो पहले ही यहाँ पे म्यूकस सेल्स की हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया था, और अब यहाँ पे हम स्मोक कर रहे हैं तो म्यूकस सेल्स और स्टिमुलेट होंगी और ज्यादा म्यूकस क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो इसकी वजह से और ज्यादा ब्लॉकेज होगा। तो लिख लेते हैं आगे लाइन, ड्यू टू smoking cilia gets damaged, cilia gets damaged, so dust particles and irritants accumulate in airways, due to which mucus secretion increases। एक तो देखो रीड इंडेक्स बढ़ गया है, जो म्यूकस, जो ब्रोंकियल वॉल थी उसमें अब म्यूकस सेल्स की लेयर बहुत मोटी हो चुकी है, इसकी वजह से वॉल भी काफी मोटी हो गई है। तो ज्यादा म्यूकस सेल्स हैं तो और भी म्यूकस सिक्रीट करने लगेंगे वो स्टिमुलेशन पे, तो दे विल फॉर्म म्यूकस प्लग्स, म्यूकस प्लग्स। तो ये आपके एक्सपिरेशन को ज्यादा हैम्पर करेंगे। दूसरी चीज, मोर म्यूकस इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूकोसल सेल हाइपरप्लेजिया, मतलब ज्यादा नंबर में है, हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी। बड़ी बड़ी सेल्स हैं, इनकी क्षमता ज्यादा है म्यूकस सिक्रिएशन करने का। फिर यहाँ पे आपके म्यूकस प्लग्स बन गए हैं। थर्ड चीज ये है कि ल्यूमेन नैरो है ना, ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ सब म्यूकोसल म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स। तो देखा जाए तो जो एयर को जाने का रास्ता है वो काफी कम हो चुका है, तो जो एक्सपिरेशन होगा क्योंकि वो पैसिव था वो ज्यादा हैम्पर्ड होगा। तो ऐसे पेशेंट्स में जब हम लोग देखेंगे आगे चल के तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो रेशियो होगा वो एक्सपिरेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। प्लस यहाँ पे नैरोइंग के बाद हवा निकल रही, तो मैंने आपसे कहा था ऐसे कंडीशन में
व्हीजिंग मिल सकती है, थोड़े कंटिन्यूअस साउंड्स आ सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे जब क्लिनिकल फीचर्स हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि पहली चीज है कि स्प्यूटम जो बाहर आएगा वो म्यूकोइड होगा क्योंकि म्यूकस सेल्स ने सिक्रीट किया है, और प्लस कफ आपका लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा। देखा ये जाता है कि विंटर्स में चीजें बढ़ जाती हैं और मॉर्निंग टाइम में ज्यादा रहता है, तो इसलिए हम लोग इसको ये भी कहते हैं विंटर कफ, स्मोकर्स कफ या मॉर्निंग कफ। तो यहाँ पे इतनी बेसिस पे जो क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे हम लोग, क्लिनिकल फीचर्स, तो आप लोग ऊपर से ही फिगर आउट कर लिए होंगे कि जो मेन क्लिनिकल फीचर होगा हम लोग पहले से भी देखते आए हैं, ये कफ विद म्यूकोइड मतलब थिक म्यूकोइड स्प्यूटम। आगे चल के जब प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी तो इसमें ब्रेथलेसनेस या डिस्निया होगा, लेटर ऑन ब्रेथलेसनेस या डिस्निया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। पहले इसको कफ होगा और उस कफ में एक्सपेक्टोरेंट या एक्सपेक्टोरेशन होगा, जैसे म्यूकस वगैरह आएगा। म्यूकस ग्लैंड्स ने सिक्रीट किया था तो म्यूकोइड होगा, मतलब थोड़ा सा स्टिकी होगा, बहुत मुश्किल से पेशेंट कफ कर पाएगा, कफ आउट कर पाएगा। और जो ये कफ होगा ये मॉर्निंग आवर्स में ज्यादा होगा, कफ इज मोर इन विंटर्स मॉर्निंग and smokers, therefore known as winter cough or morning cough। क्या है स्मोकर्स कफ? तो इतने क्लिनिकल फीचर्स हम लोगों ने देख लिए हैं, बाकी कल पढ़ लेंगे। सो दैट